अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने आपको बताना है कुछ माइलिन माइलिन रिलेटेड डिसीजेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइलिन क्या होती है। माइलिन हमारे पास न्यूरॉन्स को इनिशिएट करने वाली, उसे प्रोटेक्ट करने वाली, उसे कवरिंग प्रोवाइड करने वाली जो है वो कवरिंग होती है। ठीक है, प्लस ये एज एन इंसुलेटर का काम भी करती है, प्रोटेक्शन देती है, जिससे हमारे पास जो इम्पल्सेस होती है उनकी प्रोपगेशन होती है, जिससे वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। सीएनएस की जो माइलिन है वो किस चीज़ से बनती है? वो बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो डिजीजेस, जो माइलिन की डिजीजेस है वो दो तरह की होती हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है डीमाइलिनेटेड, सेकेंड है नॉन डीमाइलिनेटेड। अब डीमाइलिनेटेड और नॉन डीमाइलिनेटेड क्या होती है? जो डीमाइलिनेटेड डिजीजेस होती हैं उसमें क्या होता है, इसमें जो प्रीवियसली नॉर्मल माइलिन है हमारी, उसमें किसी भी रीज़न या किसी भी अदर कॉज की वजह से जो है वो उसकी डैमेज हो जाए। ठीक है, माइलिन हमारी अगर डैमेज हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होती है, डीमाइलिनेटेड डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा जो नॉन डीमाइलिनेटेड डिजीज़ होती हैं उसमें क्या हो रहा है कि माइलिन बनती ही नहीं है। ठीक है, उसकी एबनॉर्मल सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से जो है वो माइलिन नहीं बन पाती। अब इसका क्या रीज़न होता है? नॉन डीमाइलिनेटेड का रीज़न जो है वो इंजाइमेटिक म्यूटेशन से भी हो सकती है। ठीक है, इंजाइमेटिक कोई भी ल्यूकोडिस्ट्रॉफी हो जाए या फिर इसके अलावा डीमाइलिनेटेड का कोई भी रीज़न हो जिसमें इंजाइमेटिक म्यूटेशन हो जाए, तो उसके उसके नतीजे में क्या होता है कि माइलिन जो है वो बनती ही नहीं है। ठीक है, पहली जो हमारी टाइप थी वो थी डीमाइलिनेटेड, जिसमें जो है वो माइलिन डैमेज हो जाती है। अब उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल उसका एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है कि जो हमारी न्यूरॉन है, ठीक है, जो हमारी माइलिन है वो ऑटो मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से उसमें जो है वो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में वो जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहला कॉज है इम्यून मीडिएटेड। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड कॉज की वजह से वो डैमेज हो जाए। सेकेंड इसका कॉज होता है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, उसका जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ल्यूकोएंसेफेलोपैथी जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट में का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो सीएनएस के माइलिन है वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी इसमें जो है वो इसका रीज़न हो सकता है किसी भी ड्रग्स के यूज़ की वजह से जो है वो माइलिन डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, ये आपको माइलिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और यहाँ पर आपको ये वाला राइट साइड में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइलिन के स्ट्रक्चर में देखिए माइलिन शीट आपको नज़र आ रही है और ये आपको न्यूरॉन के एक्सॉन्स प्लस इसमें शॉन सेल्स और न्यूरोलीमा दिखाया गया है। सेकेंड हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे पास जो है वो इसकी 4-5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। पहला ये डीमाइलिनेटेड डिजीज़ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि डीमाइलिनेटेड क्या होता है, जिसमें हमारे पास माइलिन डैमेज हो रही है। ठीक है, माइलिन क्या होती है? माइलिन प्रोटेक्टिव कवरिंग है न्यूरॉन्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइलिन जो है वो डैमेज हो रही होती है या फिर हमारे पास उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, माइलिन का ब्रेकडाउन अगर हो जाए या फिर माइलिन डैमेज हो जाए तो वो डीमाइलिनेटेड डिजीज़ कहलाती है। दूसरा आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक इम्यून डिजीज़ है, तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ आपने ये याद करनी है कि ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स और सेपरेटेड पैची वाइट लीशंस है, यानी कि ये वाइट मैटर जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है उसकी डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड और इसके अंदर भी ग्रे मैटर के अंदर भी होती है। तीसरा इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट है कि ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग पैटर्न के थ्रू होती है। मीन्स कि 80% जो केसेस होते हैं उसके अंदर ये बार बार रीएक्टिवेट होती रहती है। ठीक है, इसीलिए इसे रिलैप्सिंग रिमिटिंग पैटर्न कहा गया है। शॉर्ट टर्म एपिसोड्स के बाद ये जो है वो दोबारा से अगेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले जो है वो डीमाइलिनेटेड डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और इसके अलावा जो है वो वाइट मैटर लीजन है। इसके अलावा जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड एक्सॉन्स के अगेंस्ट होती है। इसके अलावा रिलैप्सिंग रिमिटिंग पैटर्न के थ्रू ये जो है वो रिलैप्सिंग रिलेमिटिंग सिंड्रोम जो है वो इसमें हो रहा होता है। नेक्स्ट आपको दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको
वाइट वाइट मैटर दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये मल्टीपल छोटे छोटे जो है वो इसकी स्क्लेरोसिस हो जाते हैं, ये वाइट मैटर के अंदर होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास ग्रे मैटर की होती है, जो इनर है वो हमारे पास वाइट मैटर की है। तो ये ज़्यादातर वाइट मैटर का लीजन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो इटियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। इटियोलॉजी इसमें जो है वो सबसे पहले ये जो है वो बहुत रेयर होता है। वुमेन ट्वाइस एज ऑफन एज मैन, यानी फीमेल के अंदर ये 2 गुना ज़्यादा मेल से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल में जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ज़्यादा होती है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो यूजुअली 15 to 45 ईयर्स के अंदर डायग्नोज होती है, जिसमें फीमेल के अंदर ज़्यादातर जो है 29 ईयर्स में, जबकि मेल्स में 31 ईयर्स के अंदर जो है ये डायग्नोज होती है, ठीक है। ऑनसेट बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज इज़ रेयर, यानी कि जो प्यूबर्टी से पहले यानी 15 ईयर्स से पहले जो प्यूबर्टी होती है उससे पहले या फिर 60 ईयर्स के बाद, ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इन ईयर्स के बाद जो है वो ये डिजीज़ हो, ठीक है। बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं 15 to 45 ईयर्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइट्स आर मोर इफेक्टेड, यानी कि जो गोरे होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम एशियंस और काले जो होते हैं। तो इनमें जो है वो ज़्यादा जो गोरे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में हमारे पास क्या है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो क्या जीन्स के अंदर क्या म्यूटेशन होगी, क्या एब्रिवेशन होगी, वो अभी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी में देखेंगे। इसके अलावा जो है वो कौन से एनवायरमेंटल या फिर आउटर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं। वैसे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन ये फैक्टर्स, अच्छा जीन्स तो ऑटो इम्यून से होती है, लेकिन इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास HLA-DRB1 जो जीन होती है इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिससे जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी जीन के अंदर उनकी जीन में भी कोई अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर भी हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे साइटोकाइनीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर साइटोकाइनीज जो है वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करता, या फिर उसके अंदर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो है वो उसकी इनकोडिंग ठीक तरीके से नहीं होती, ठीक है, तो फिर तब भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी में हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 जीन्स हैं, जैसे कि हमारे पास पहली जीन है HLA-DRB1, सेकंड हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर, और इसके अलावा जो है वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल EBV का वायरल, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लो लेवल ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी लेवल जो है वो हमारे पास लो होता है तब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। सेकंड हमारे पास है रिस्क फैक्टर्स, यानी कौन कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होंगे। सबसे पहले हमारे पास एज जो है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो 15 to 45 है, यहाँ पे एवरेज 20 to 40 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज 20 to 45 होती है या 15 to 45 होती है तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और जो रेयर केसेस कौन से थे, जो 60 से ज़्यादा हों या फिर जो है वो प्यूबर्टी से पहले, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत रेयर होता है। सेक्स जो है वो उसके अंदर जो है फीमेल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। इसके बाद जो है फैमिली हिस्ट्री में जो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, यानी कि उसमें जो ये प्रीवियसली जीन्स अगर इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन एब्रिवेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो चांसेस हैं कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन, ये ECBVV वायरस यही भी है, ठीक है। तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में आपके क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है वायरल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपके लो लेवल ऑफ विटामिन डी भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अंदर जैसे कि गोरे होते हैं
तो उनकी जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें जो है वो हमारे थायरॉइड डिजीज़ या फिर जिनको टाइप 1 का डायबिटीज़ मेलाइटस हो, ठीक है, या फिर आईबीडी की डिजीज़ हो, तो उनके अंदर ये जो है वो इम्यूनिटी उनकी बहुत कम हो चुकी होती है, ठीक है, तो उनके अंदर भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस, फटीग, फिजिकल इंजरी या फिर प्रेगनेंसी में जो है वो अगर फीमेल जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है ड्यूरिंग लेबर, तो उनके अंदर जो है उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या बताना होता है कि पेशेंट आपके साथ आपके पास जब आएगा तो वो क्या प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जैसे कि इसका जो है वो सेरिब्रम, सेरिबेलम प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सब इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर सारी जो सिम्टम्स आएंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में जो है वो सेरिब्रम या सेरिबेलम का कोई मतलब उसके अंदर लीजन्स उनके अंदर स्क्लेरोसिस हो रही है, उसके अंदर लीजन्स हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि पेशेंट की बैलेंस में, उसकी कोऑर्डिनेशन में, उसकी स्पीच में आपको जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा उसके अंदर जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है अच्छा, इसका जो अटैक है वो 24 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका एनाटॉमिकल लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से ही पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अगर सेरिब्रम या सेरिबेलम की कोई लोकेशन होगी तो वो लोकेशन जिस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड होती है, ठीक है, उसी स्पेसिफाइड लोकेशन के हिसाब से उसके जो सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया जो है वो बैलेंस के लिए या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो स्पेसिफाइड होता है, तो फिर हमारे पास पेशेंट में जो सिम्टम्स आएंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब जो इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है, हमारी आई का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो जो है आईज जो है उसके अंदर इन्फेक्शन, आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आती है, ठीक है। 20% जो पेशेंट होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, उसके 20% पेशेंट में आपको जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस नज़र आता है, ठीक है। ये फर्स्ट डीमाइलिनेटिंग इवेंट जो है वो आपके पास ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, ठीक है। जो आप किसी को भी डीमाइलिनेटेड डिजीज़ होती है, तो अगर वो कोई सिम्टम शो कर रहा है, तो फिर उसका जो पहला सिम्टम्स है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि आई का इन्फेक्शन ही होता है। हर बार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आपके इसके अलावा जो है वो फीवर हो सकता है पेशेंट को, एनोरेक्सिया हो सकता है, मिलेज क्या होता है, मिलेज जो है वो डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हेडेक हो गया, मलेजिया, वेट लॉस आपको तो हर कैंसर के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फटीगनेस नज़र आती है, स्वीट्स नज़र आते हैं, और उसकी वॉइस के अंदर स्पीच के अंदर जो है वो आपको कभी कभार स्लर्डनेस नज़र आती है, कभी वो रैपिड स्पीच के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एडिमा नज़र आता है। इसके बाद है हमारे पास पैरास्थेसिस। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल सी सेंसेशन, जैसे आपको टिंगलिंग सेंसेशन या फिर प्रिकिंग सेंसेशन यानी पिंस यानी नीडल्स टाइप जो सेंसेशन आ रही होती है, वो सेंसेशन आपको आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी पेरिफेरल नर्व्स की तरफ जो है वो प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा स्पास्टिसिटी क्या होता है कि मसल्स का स्पैज़म, कभी कभार वो क्या होता है पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कभी कभार ये होता है कि उनके अंदर स्टिफनेस या फिर मसल्स की जो है वो टोनिसिटी आपको नज़र आती है, यानी जो मसल्स हैं वो हाइपरटोन हो चुके होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोलॉन्ग जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मसल स्टिफ हो जाते हैं। मसल स्टिफ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो स्पैज़म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो फंक्शनिंग अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ब्लैडर बॉवल सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, बॉवल उनका जो है वो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है या फिर जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाता है। इसके बाद जो है इसके अलावा जो है कार्काट्राइड ऑफ डायसिथिया, निस्टेगमस एंड इंटेंशन ट्रिमर्स आपको नज़र आते हैं, झटके लगना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो पैथोजेनेसिस बताती हूँ। जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास जो माइलिन होती है वो हमारे पास न्यूरॉन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। जो कि जो है वो उसकी जो प्रोपगेशन है उसको फास्ट करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। माइलिन के स्ट्रक्चर में दो टाइप की डिजीज होती है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड।
माइलिनेटेड डिजीज़ जो है वो माइलिन को डिस्ट्रॉय करती हैं, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड है उसके अंदर माइलिन बनती नहीं है, ठीक है। अब जो डीमाइलिनेटेड डिजीज़ है उसमें हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टाइप आ जाती है। उसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डीमाइलिनेटेड डिजीज़ है और रिलिमिटिंग पैटर्न्स के थ्रू होती है। इसके अलावा जो है फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिसकी जो एज है वो 15 टू 45 ईयर्स के अंदर कॉमन है। और इसके etiological फैक्टर्स में इसके जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं वो HLA-DRB1 जीन जीन इन्वॉल्व जो है वो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 7 प्लस जो है वो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है जिसका जो है वो साइटोकाइनेज, जिसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए इन तीनों में से तो फिर हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा जो इनके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं इसके अंदर विटामिन डी लेवल डिक्रीज हो जाए या फिर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन जैसे कि EBV का इन्फेक्शन हो, तब भी हमारे पास जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। इसके बाद हमने बात की रिस्क फैक्टर्स की, जिसके अंदर एज फीमेल के है, एज जो है वो 15 टू 45 हो गई। इसके अलावा फीमेल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, स्मोकिंग, स्ट्रेस, कुछ एनवायरमेंटल, विटामिन डी लेवल्स और जो गोरे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे। क्लिनिकल फीचर्स में हमने इसके जो है डिफरेंट सिम्टम्स देखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे।